नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 24 साल का लंबा इंतजार खत्म। पीएम मोदी ने किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। जेवर एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस को जमकर धोया। मिडिल ईस्ट जंग पर भारत को दिलाया भरोसा। पश्चिम एशिया तनाव पर पीएम मोदी ट्रंप की बातचीत में मस्क भी थे फोन कॉल में शामिल। रिपोर्ट में बड़ा दावा। तो वहीं यूएस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा ट्रंप पीएम मोदी के बीच काफी अच्छे संबंध। मिडिल ईस्ट जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप बोले अगला नंबर क्यूबा का। हॉर्मून्स को बताया स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। साथ ही बोले मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो किसी को कभी नहीं मिलेगा। अमित शाह ने जारी की ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की चार्जशीट। शाह बोले ये भय से मुक्ति का चुनाव। 4 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में आए बालन शाह। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली गिरफ्तार। जनजीत प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर को मिले बड़ी सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता को बड़ी सौगात देते हुए उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट पर एमआरओ यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी का भी शिलान्यास किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश को 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। इस एयरपोर्ट से सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि अलीगढ़, मथुरा, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लोगों को भी फायदा मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें लाखों की भीड़ मौजूद थी। अपने संबोधन के दौरान पीएम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि सपा ने नोएडा और पूरे पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बना दिया था। कुर्सी जाने के डर से सत्ताधारी नेता यहां आने से डरते थे। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक यह एयरपोर्ट फाइलों में दबा रहा। फिर सपा सरकार ने काम आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन जैसे यहां बीजेपी की सरकार बनी, एयरपोर्ट की नींव रखी गई और अब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। साथ ही पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी जंग का भी जिक्र किया। आश्वासन देते हुए कहा कि संकट का बोझ भारत की जनता पर नहीं पड़ने देंगे। सर, आज तो इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन था, लेकिन इस उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने क्या क्या संदेश पूरी दुनिया को दे दिया? देखिए, सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री मोदी एक तीर से 2 निशाने साध रहे थे। बंगाल की जनता और भी जगह जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि डबल इंजन की सरकार होती है तो क्या क्या कमाल होता है। देयर इज अनदर फेदर इन द कैप कि यूपी के अंदर एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट आज बन के तैयार हो गया। बाकी के फेजेस आगे जुड़ते चले जाएंगे और इसे बताया जा रहा है कि यह हिंदुस्तान का सबसे एडवांस एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सबसे ज़्यादा कार्गो और सबसे ज़्यादा जो मुसाफिर यहाँ इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक तो बात ये है। दूसरी चीज़, उन्होंने इतिहास का पन्ना खंगाला और ये भी बताया कि ये 25 साल से ये प्रोजेक्ट क्यों लटका हुआ था, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आहुति में चढ़ गया था। सारे लोग लूट मचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को रोकने में लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने इसमें कई सारी दुविधाएं उत्पन्न की, कई सारे नियमों का हवाला देकर इसे परमिशन नहीं दिया जब यूपीए की सरकार थी। अब ये बन के तैयार है। दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विकास को एज ए अपना धर्म मान करके गवर्नेंस में काम करती हो। ये एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया और जिस तरीके से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इस पूरे वेस्ट एशिया के विवाद को लेकर अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि पेट्रोल कम हो जाएगा तो लॉकडाउन लग जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ बताया कि ये मुसीबत ग्लोबल है, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला,
ना कोई लॉकडाउन लगने वाला है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी। इसी बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी शेयर की है। कैरोलिन ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत काफी अच्छी रही। एक सवाल का जवाब देते हुए कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध है और ये एक सार्थक बातचीत रही। साथ ही इस बातचीत को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें अरबपति उद्योगपति एलन मस्क भी शामिल थे। सर, बातचीत तो काफी अच्छी हुई, सार्थक रही, लेकिन फोन कॉल में एलन मस्क क्यों मौजूद थे? देखिए, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत सार्थक रही, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप बड़े अच्छे दोस्त हैं और बातचीत के बाद बाकायदा जो अमेरिकन एम्बेसी है, सरगई गोर जो उसके एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप साहब की तस्वीरें दिखाकर ये बार बार जताने की कोशिश की गई कि हम लोग बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मतलब दाल में कुछ काला है। इसका मतलब ये है कि आप इस बात को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि इस युद्ध में अमेरिका के साथ भारत है। उधर ईरान भी कह रहा है कि हमारा मित्र देश है भारत। 5 देशों का उन्होंने नाम लिया, एक तो बाहर हो गया, लेकिन बाकी के जो 4 जो मित्र देश हैं उसमें भारत का भी नाम है, चीन और रूस के साथ। तो आप देखिए कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी मजबूत है। और अब खबर ये आ रही है अमेरिकन मीडिया के द्वारा कि एलन मस्क भी साथ में थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत करने के लिए अब तीसरे आदमी की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी ट्रंप करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हैं और उन्होंने अपने रिजर्वेशंस पहले ही बता दिए। इसका मतलब तो यही निकल रहा कि भाई दोस्त के बीच बातचीत करने में तीसरे की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन पॉलिसीज इस वार को लेकर के जो है उससे भारत इत्तेफाक नहीं रख रहा, मोदी सरकार इत्तेफाक नहीं रख रही। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषण देते देते आज ये कह दिया कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बता दिया, स्टेट ऑफ ट्रंप, जो वो हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि ये ग्लोबल कॉमन्स हैं, यहां किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। जिस तरीके से युद्ध से पहले स्थिति थी वही स्थिति वापस स्थापित होनी चाहिए। जी, तो इस एक फोन कॉल ने दुनिया में हलचल मचा दी है। तो वहीं ट्रंप ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोर्चा खोलने के संकेत दिए हैं। मियामी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान और वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा की बारी है। ट्रंप ने हालांकि साफ तौर पर यह नहीं बताया कि क्यूबा के खिलाफ उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस दौरान अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया। साथ ही ट्रंप ने फिर से खुद को शांति दूत बताया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान एक महान पीस मेकर के तौर पर बने। मुझे सच में लगता है कि मैं शांति दूत हूं। मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? क्या अगला टारगेट क्यूबा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या उनकी नीति है, वो लग रहा है कि मेंटली वो ठीक नहीं है। ही हैज बिकम अ नार्सिसिस्ट। आप नोबेल पीस प्राइज मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। भाई, आप इस तरह का युद्ध में चीजों को झोंक देते हो। कभी आप सीरिया के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर देते हो, कभी किसी और देश के ऊपर अपने लड़ाकों को भेज देते हो, कभी ईरान के ऊपर हमला कर देते हो, कभी वेनेजुएला के ऊपर जो है आप कब्जा कर लेते हो, और अब आप क्यूबा को भी धमकी दे रहे हो, कभी आप ग्रीनलैंड हथियाना चाहते हो। आप सारी चीजें कर रहे हो और पूरी दुनिया को अशांत करके आप शांति पुरस्कार भी लेना चाहते हो। ये तो कोई भी साउंड माइंड वाला व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करेगा। खबर दूसरी आ रही है। वॉशिंगटन में जो
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते करते, और जेडी वेंस ने ही शायद ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का मन उब गया है। मतलब मजाक चल रहा है क्या ये युद्ध? सारी दुनिया को आप मुसीबत में डाल के आप ये कह रहे हो कि आपका मन भर गया, यू वांट टू गेट ओवर इट। ये क्या मतलब है? आप युद्ध के अंदर हो और इस तरह के बयान आप दे रहे हो। तो ये जो चीजें हो रही है, जिस तरीके से ईरान ने हालत खराब कर रखी है अमेरिका की, उससे तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन अब सरेंडर मोड में आ रहा है। अचानक मालूम चलेगा, सवेरे सवेरे उठे, उन्होंने क्या किया, बहुत हमने मार दिया, हमने उनके लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, हमने उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को ख़त्म कर दिया, हमने उनके मिसाइल को ख़त्म कर दिया, हम जीत गए, अब हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, हम वापस आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। जी, अब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में अमित शाह ने आज एक चार्जशीट जारी की। इस आरोप पत्र के जरिए शाह ने टीएमसी के 15 साल के शासन को अराजकता और भ्रष्टाचार का युग बताया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने और इसे भयमुक्त बनाने का चुनाव है। अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भी जोर शोर से उठाया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ होने दे रही है। तंज कसते हुए शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेली है। कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी उनके सिर पर पट्टी बन जाती है, कभी वो बीमार पड़ जाती है और कभी वो चुनाव आयोग के सामने खड़ी होकर बेबसी का नाटक करती है, चुनाव आयोग को गालियां देती है। पर इस बार बंगाल से दीदी की विदाई निश्चित है। सर, ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का ये चार्जशीट, अमित शाह तो जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं। देखिए, जो चार्जशीट आया है वो बंगाल की जनता वो जानती है और वो भुक्तभोगी है। आप इस चीज को समझिए। मैं कई बार इस बात को कह रहा हूं, जो लोग बंगाल में नहीं रहते उनको इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं है कि क्यों ममता बनर्जी को हारना जरूरी है। वहां आप अपना घर नहीं बना सकते। अगर आप घर बनाएंगे तो ईंट, सीमेंट, बालू, सारी चीजें आपको जो है वो टीएमसी के सिंडिकेट से ही लेना होगा। इसके अलावा आपको पैसे भी देने हो। इस तरह के व्यवस्था ममता बनर्जी ने बना दिया है। अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने, आज देखिए 2-3 बड़ी खबर आई है। एक, जो ममता बनर्जी ने एक दिन पहले कहा कि महिलाओं को घर में जो भी सामान हो बाहर निकल करके हमला कर देना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। दूसरी तरफ जिस तरीके से पुलिस के बारे में कंप्लेंट आ रहे हैं, जिस तरह के कुछ अधिकारी वहां पे अभी भी ममता बनर्जी की चमचागिरी में लगे हुए हैं, तो आज इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। दे हैव बीन केप्ट अंडर वॉच। इस तरह के जो अपनी ड्यूटी नहीं निभाने वाले और टीएमसी का फेवर करने वाले जितने पुलिस अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। और अमित शाह ने जो घेराबंदी की है, वो घेराबंदी देखने लायक है। और इसलिए ममता बनर्जी ने आज क्या कह दिया कि 2-3 जगह दंगे हो गए मुर्शिदाबाद में, हमसे सारा पावर ले लिया। मतलब ममता बनर्जी आज खुद ये बात कह रही है कि शी हैज बिकम पावरलेस। और ये जो बातें निकल रही है, ये ममता बनर्जी के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है कि उनके हिसाब से चुनाव और जिस तरीके से अधिकारी को वो सोच रही थी कि वैसा होगा, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी बिल्कुल हार के मुहाने पे खड़ी नजर आ रही है और ये
उनके बयानों से साफ साफ अब झलकने लगा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। नेपाल में नई सरकार बनते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन के नेतृत्व में बनी सरकार ने शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जनजीव प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत के मामले में की गई है, जिसमें इन दोनों नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। जानकारी के मुताबिक बालन शाह की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया था। इसी के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। सर, ये जो गिरफ्तारी हुई है, बालन शाह तो एक्शन में दिख रहे हैं, पर क्या आप इस एक्शन को सही मानते हैं? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये जो भीड़ तंत्र से सत्ता परिवर्तन दुनिया के किसी भी मुल्क में हुआ है, वो सरवाइव नहीं कर पाया है। और अगर सरवाइव कर गया तो वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाता है। बांग्लादेश में क्या हुआ वो सबके सामने है। आज बांग्लादेश भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वही भीड़ तंत्र, वही किसी को आपने बना दिया, किसी को बिठा दिया जिसके पास गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं, और आपने क्या किया, और उन लोगों को सत्ता में खुद को बनाए रखने के लिए इस तरह के हथकंडे, शॉक देने वाला हथकंडा, यही बालन शाह ने किया है। अब जेएनजी प्रोटेस्ट से सत्ता परिवर्तन तो करवा लिया। सबको मालूम है, जो अमेरिकी एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, जिन लोगों ने ये कमाल बांग्लादेश में किया, वही लोग नेपाल में भी कर रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री बनते ही आप हंटिंग पे निकल गए। इससे तो स्थिरता नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि ओली के समर्थक नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां के सारे पॉलिटिकल पार्टी, आपने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप समझिए कि ओली की गिरफ्तारी से खतरा न सिर्फ ओली और उनकी पार्टी को है, बल्कि और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो ट्रेडिशनली नेपाल में राजनीति करते आ रही हैं, उनके लिए भी खतरा है। ये बदले की कार्रवाई, ये पॉपुलिज्म किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इलेक्शंस हो गए, सरकार बन गई, अब एक रैपर को आपने सरकार बना दिया, सिंगर अब देश चलाएगा। भाई, जिसका जो काम है वो काम करने दो। लेकिन खैर, अब वहां की जनता ने चुना है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये नेपाल के लिए एक, इसको कह सकते हैं कि एक और गिरावट की शुरुआत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।